मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, लास्ट आर्टिकल में हमने ऑक्सीजन की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था कि पोटेशियम जो क्लोरेट है MnO2 के साथ उसको हीट करते हैं, MnO2 की प्रेजेंस में पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन देता है, और जो मेटलिक ऑक्साइड है उनको हीट करने पर भी हमें मेटल और ऑक्सीजन मिलता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकम्पोजिशन था उससे भी हमें ऑक्सीजन मिलता है। और वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा हमें, और एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी हमें ऑक्सीजन मिलता है। इस तरह के तरीके थे ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के, ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के तरीके थे जिनके बारे में हमने पीछे डिस्कस किया था। तब ऑक्सीजन के बारे में हम ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज है और ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं हाँ, कि ऑक्सीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन कौन सी होगी, फिजिकल और केमिकल। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, जिसका ना तो कोई कलर है और ना कोई ऑर्डर है। कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, इसका ना कोई कलर होता ना कोई ऑर्डर होता। ठीक है, कलर मतलब इसका कोई रंग जो है वो रंग नहीं होता, ऑर्डर जो है ना किसी में किस तरह की कोई स्मेल जो है ना, कोई गंध वगैरह है ही नहीं। ठीक है, ऑर्डरलेस गैस है, कलरलेस गैस है। दूसरा, इसकी जो सोल्युबिलिटी है पानी में वो बहुत कम है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, नॉन पोलर। O2 मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर, और वाटर क्या होता है, पोलर। तो नॉन पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि डिसॉल्व का सोल्युबिलिटी का क्या रूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो O2 मॉलिक्यूल क्या होगा, O2 H2 F2 Cl2, ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो I2 ये सब नॉन पोलर है। तो डाइऑक्सीजन O2 नॉन पोलर है, पानी पोलर है, वाटर पोलर है, तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत डिसॉल्व होता है वो। ठीक है, तो डिसॉल्व नहीं होंगे, इसका मतलब स्लाइटली सोल्यूबल है, थोड़ा बहुत सोल्यूबल है। और सोल्युबिलिटी कितनी है उसकी, इट्स सोल्युबिलिटी इज 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन द 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। पानी के 100 सेंटीमीटर क्यूब में इसकी सोल्युबिलिटी है 3.08 सेंटीमीटर क्यूब पानी में। पानी का 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 मिलीलीटर, और ऑक्सीजन 3.08 सेंटीमीटर क्यूबिक, तो वो भी इतना मिलीलीटर होगा, 3.08 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो पानी में इसका इतना सोल्युबिलिटी है, तो स्लाइटली सोल्युबल है पानी में ये, तो स्लाइटली सोल्युबल है, लेकिन फिर भी ठीक है, यट फिर भी इतना कम सोल्युबल होने के बावजूद, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लोअर सोल्युबिलिटी, इंस्टेड ऑफ स्लाइटली solubility in water, the amount of oxygen in water is sufficient for aquatic life and marine life। इतना कम सोल्यूबल होने के बाद भी पानी के अंदर इतनी कम सोल्युबिलिटी है ऑक्सीजन की, लेकिन फिर भी वो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है पानी में, ठीक है, वही काफी है किसके लिए, एक्वाटिक लाइफ के लिए, मैरीन लाइफ के लिए। मतलब पानी के अंदर जो मेंढक है, मछली है, या और दूसरे पानी के अंदर प्लांट भी रहते हैं। ठीक है, तो पानी के अंदर जो मछली है, क्या आपके पास मेंढक जो बताया मैंने, और जितने भी एनिमल्स हैं, उनके लिए इतना ऑक्सीजन काफी है, इतने ऑक्सीजन में वो काम चला लेते हैं, इतने ही ऑक्सीजन में वो भी जीवित रहते हैं। ये है आपके पास, ये आपको बताना था एक चीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में है ऑक्सीजन का जो इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन। जो ये लिक्विफाई होगा कहां लिक्विफाइज होगा, 90 केल्विन के ऊपर, एंड फ्रीजेज एट 55 केल्विन। ये लिक्विफाइड हो जाता है 90 केल्विन के ऊपर। 90 केल्विन के ऊपर लिक्विफाइड स्टेट में चला जाता है, लिक्विड स्टेट में, गैस से लिक्विड में चला जाएगा। कितने में, 90 केल्विन के ऊपर। फ्रीज होगा 55 केल्विन के ऊपर। ये था आपके पास। ठीक है, ये करना आपको। और उसके बाद में फिर आपके पास यहाँ कि
ये है, और इट forms 3 isotopes, या it is found in 3 isotopes in nature, और ये इसके 3 आइसोटोप जो फॉर्म है ना मिलता में ऑक्सीजन 816, 817, ऑक्सीजन 818, ये आइसोटोप होंगे इसके, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम, और क्या, जिनका एटॉमिक मास अलग अलग, मास नंबर अलग अलग, एटॉमिक नंबर सेम। वो क्या होता है आइसोटोप्स, ये मास नंबर देखो 16, 17, 18 और एटॉमिक नंबर 888, तो ये आइसोटोप्स 3 आइसोटोप्स में मिलता है, ठीक है, 816, 817 और 818, ये होगा आपके पास यहाँ, ये बताना आपको। उसके बाद में क्या बताना है, ऑक्सीजन जो है ना फॉर्म किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है नेचर में, और O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। O2 जो होता है इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या है, O2 है। ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है किस फॉर्म में मिलता है नेचर में, ये O2 की फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला आइटम तो रह नहीं सकता, O2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, डबल बॉन्ड बन जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ऐसे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अपने रख लेंगे, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, उसका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा बीच में, ये था। O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसका O2, और O2 क्या होता है, विच इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक होता है, जो मैग्नेट को क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में O2। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, 11th क्लास में। कौन सी थ्योरी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्या थी वो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT के अकॉर्डिंग पढ़ा था। ये MOT क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, ठीक है, MOT क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था, और O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैं लिख भी देता हूं आपको। O2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या था, क्या था, बॉन्डिंग 1s2, एंटी बॉन्डिंग 1s2, बॉन्डिंग 2s2, एंटी बॉन्डिंग 2s2। ये आपको समझाने के लिए 11th क्लास में लिख रहा हूं मैं, ताकि आपको ये दिक्कत ना रहे कि O2 पैरामैग्नेटिक कैसे होता है। इससे रिलेटेड एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि सल्फर की कौन सी फॉर्म जो है पैरामैग्नेटिक होती है, तो हम इसी का एग्जांपल देंगे, ये MOT के अकॉर्डिंग ही। O2 की तरह S2 भी इस फॉर्म में रहता है, इसलिए उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, p ऑर्बिटल में, तो वो देखते रहिए आप। MOT के अकॉर्डिंग 16 इलेक्ट्रॉन होंगे O2 में, 16, बॉन्डिंग 1s2, एंटी बॉन्डिंग 1s2, बॉन्डिंग 2s2, एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब बॉन्डिंग 2px, बॉन्डिंग 2py, और बॉन्डिंग 2pz, बॉन्डिंग 2pz, और फिर एंटी बॉन्डिंग में पहले क्या आएगा, 2pz आएगा, 2pz, और फिर क्या जाएगा आपके पास, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और फिर आएगा आपके पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और आपको कितने करने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो क्या था आपके पास, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करिए एक बार, 1s2, 2s2, फिर उसके बाद में बॉन्डिंग 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग 2py में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ एंटी बॉन्डिंग में चीजें बदलती हैं, 1s और 2s तो सेम है, ठीक है, बॉन्डिंग की कम एनर्जी रहती है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा एनर्जी रहती है, ठीक है। तो जो p ऑर्बिटल है वो तो p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py इकट्ठे हैं, 2pz अलग से। तो 2pz पहले क्या होता है, 2pz बॉन्डिंग में 2pz पहले होगा, 2px, 2py बाद में। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, ये जो चेन है ये बदल जाएगी, बॉन्डिंग में जिसकी एनर्जी कम थी उसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होगी, बॉन्डिंग में जिसकी एनर्जी ज्यादा थी उसकी एंटी बॉन्डिंग में कम होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ बॉन्डिंग में एनर्जी ज्यादा थी 2px, 2py की, तो एंटी बॉन्डिंग में कम होगी। तो पहले का मैंने आपको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसको लिखते हैं आप,
किस ऑर्बिटल को पढ़ते हैं आप? पहले लोअर एनर्जी को, तो एंटी बॉन्डिंग में इसकी एनर्जी कम होगी और 2pz की ज्यादा होगी। उल्टी चीज हो जाएगी, बॉन्डिंग में ज्यादा 2px 2py की, तो एंटी बॉन्डिंग में कम। बॉन्डिंग में 2pz की एनर्जी कम, तो एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा। तो पहले कम एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग पाई जो है 2px और 2py, इलेक्ट्रॉन कितने बन रहे हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 इलेक्ट्रॉन टोटल है। तो 2px में 1, 2py में 1। तो एंटी बॉन्डिंग में देखिए 2px 2py में आप प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लोअर एनर्जी का और हर्ट्ज लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करेंगे। तो 2px में 1 भरो, 2py में भी 1 भरो। ये देखिए, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2px 2py में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिखते चाहे, देखिए 1s2 ये हो जाएगा आपके पास, 2s2 ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी बॉन्डिंग 1s2 हो गया आपके पास, एंटी बॉन्डिंग 1s2 हो गया आपके पास, बॉन्डिंग 2s2 हो जाएगा आपके पास, एंटी बॉन्डिंग 2s2 हो जाएगा आपके पास, बॉन्डिंग 2pz हो जाएगा आपके पास, बॉन्डिंग 2pz, और बॉन्डिंग 2px और 2py हो जाएगा आपके पास। अब आपको क्या करना है यहाँ, फिर इससे ऊपर यहाँ दिखा दीजिए। फिर एंटी बॉन्डिंग में ये एंटी बॉन्डिंग होगा, देखिए बड़े ध्यान से, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px 2py। अब एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, देखिए तो ये क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? 2px 2py में एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। तो जिन एलिमेंट्स के ऑर्बिटल अनपेयर्ड होंगे उसके ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। क्योंकि जो पेयर्ड होते हैं उनमें तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है? एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं, तो जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उनका क्या होगा? नेट मैग्नेटिक मोमेंट। नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैसे मापते हैं? उस मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू होता है, वो म्यू, ठीक है, n इंटू n+2 का होल रूट bm, बोर्स मैग्नेट, ये यूनिट होती है इसकी bm, बोर्स मैग्नेटन कह लीजिए आप चाहे। n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इंटू n+2 का होल रूट, ये क्या होता है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट। जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है कुछ, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो सारे ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल का पूरा भरा हुआ है उसका कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, उसका जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, याद रखें। तो ऑप्शन क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है O2, याद रखें, पैरामैग्नेटिक, ये चीज आपके पास। तो ये O2 पैरामैग्नेटिक था। 11th की बात मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन आपको लिख के बताई, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आपने पढ़ी थी 11th क्लास में, वो चीज है। कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? एंटी बॉन्डिंग 2px 2py में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए O2 क्या होता है? पैरामैग्नेटिक, वो लिख के बताया मैंने अच्छे से। ये चीज थी आपके पास, ये था इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह में चीजें। उसके बाद में आपके पास है नेक्स्ट, इनको साफ कर दे रहा हूं मैं, चीजें लिखी हैं। उसके बाद में इसी में प्रॉपर्टीज ये चल रही है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है? लगभग एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मोस्टली एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल एंड नोबल गैस। कुछ एक नोबल गैस के साथ रिएक्ट कर लेता है, जो कि आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी। तो बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन, क्योंकि छोटे साइज का एलिमेंट है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बात है। और रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ऑक्सीजन एक पहली बात की ना लगभग एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा। क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि छोटे साइज का है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी जो रिएक्शंस है आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ऑक्सीजन की रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब कि जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। देख लीजिए, एलपीजी जलता है, सीएनजी जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो हीट निकलती है इनसे, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन के कंपाउंड, ठीक है, तो हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक होते हैं। ऑक्सीजन की रिएक्शंस कैसे होते हैं?
थर्मिक हीट निकलती है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की बहुत सारी रिएक्शंस में हमें हीट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। टू इनिशिएट द रिएक्शन हीट इज रिक्वायर्ड। बहुत सारी रिएक्शंस में हमें क्या हीट की जरूरत पड़ती है, हीट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? हीट लगाना पड़ता है। हीट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, ठीक है, इज लार्ज। क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है ना वो ऑक्सीजन की कैसी होती है? लार्ज होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ऑक्सीजन के बीच में जो ये डबल बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए, जब ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो ये रिएक्ट करेगा किसी के साथ, नहीं तो ये तो स्टेबल है अब तो फिलहाल। तो इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एंथैल्पी की जरूरत पड़ती है। अब एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, हमें हीट लगानी पड़ेगी हमें। ये चीज है आपके पास कि ऑक्सीजन जो है बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर लेता है, वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो या नोबल गैस भी हो चाहे, ठीक है, जिन्होंने उनके कंपाउंड पड़ेगा तो रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन और इसकी रिएक्शंस कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती हैं। लेकिन फिर भी इसकी रिएक्शन से एनर्जी निकलती है, लेकिन फिर भी हीट लगाना पड़ता है इसकी रिएक्शंस में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एक तो जैसे सिंगल बॉन्ड तोड़ते हैं हम, यहाँ ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के बीच में, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए तभी तो रिएक्ट करेगा, बॉन्ड टूटेगा तभी तो रिएक्ट करेगा। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, इसलिए हमें क्या होता है? हीट लगाना पड़ता है। ऑक्सीजन के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? हीट लगाना पड़ता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। ये चीज आपके पास ये करना है आपको, ठीक है। ये है। अब है क्या कि ऑक्सीजन की जो टिपिकल रिएक्शंस है मेटल, नॉन मेटल या कंपाउंड के साथ, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन किसके साथ? एक्टिव मेटल के साथ, जैसे, ठीक है, विद एक्टिव मेटल, विद एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल के साथ, जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, Al2O3 बनाएगा। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ मिलकर क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये चीज आपके पास एक्टिव मेटल। मैग्नीशियम के साथ मिलकर क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोडियम पोटेशियम के साथ मिलकर क्या बनेगा? सोडियम का ऑक्साइड, ठीक है। लिथियम का ऑक्साइड सोडियम का पेरोक्साइड बना लेता है, पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड बना लेता है, 11th क्लास में पढ़े हैं। मेटल के साथ रिएक्ट करके अपना रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बना रहा है, कहने का मतलब ये है, ये मेटल के साथ मिलकर, ठीक है, ये कंपाउंड बनाएगा ये अपना रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। नॉन मेटल के साथ देखिए, विद नॉन मेटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में जलेंगे, मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। सल्फर के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये नॉन मेटल के साथ है। फॉस्फोरस के साथ P4, फॉस्फोरस की फॉर्म क्या होती है? P4, मिलकर क्या बनाएगा? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाएगा, P4O10। आप इसको एसिड भी लिख सकते हैं सल्फर को, ठीक है। एसिड के साथ मिलकर क्या बनाएगा? SO2, क्योंकि सल्फर की जो मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होती है? एसिड, ऑक्टेटोमिक होता है वो। तो फॉस्फोरस के साथ मिलकर क्या बना रहा है? P4+O2, P4O10, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ये बना रहा है। ये है आपके पास मेटल के साथ है, नॉन मेटल के साथ है। नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन 2000 केल्विन के ऊपर क्या बनाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। N2 जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2000 केल्विन पर, इतने ज्यादा टेंपरेचर के ऊपर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये है आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड, NO बना देंगे। ये आपके पास नॉन मेटल के साथ है, ऊपर वाले मेटल के साथ, ठीक है। ये था आपके पास कि किस किस के साथ क्या कंपाउंड जो है वो बना रखना, मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ, ये करना आपको यहाँ। उसके बाद में आपके पास है कि ऑक्सीजन जो है ना वो कंपाउंड के साथ मिलकर,
कंपाउंड के साथ मिलकर, कुछ एक कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन है इसकी, रिएक्शन विद कंपाउंड्स, रिएक्शन विद कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के साथ इसकी जो रिएक्शन है वो देखिए, रिएक्शन विद कंपाउंड, कंपाउंड के साथ जो रिएक्शन है, क्या है आपके पास, मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हाइड्रोकार्बन होते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर, जब जलते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन जो है, CH4 जो है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और वाटर। जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ 10th क्लास में लिखा है, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड ये बना देगा। जिंक सल्फाइड जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड ये बना देंगे। ये है आपके पास। और उसके बाद में कैटालाइटिक रिएक्शन भी है जिसमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कैटालाइटिक रिएक्शन। चलो ये कैटालाइटिक रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी आपको, कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। ऐसी रिएक्शंस है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ डायावेनेडियम पेंटाऑक्साइड में सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, SO3 बना रहा है, SO2 O2 के साथ मिलकर, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर डायावेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में SO3 बना रहा है, SO3 बना रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। ये कैटालाइटिक रिएक्शंस है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शंस है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और भी रिएक्शंस है, HCl O2 के साथ मिलकर कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में, कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्लोरीन और वाटर बना रहा है, क्लोरीन और वाटर बना रहा है, क्लोरीन और वाटर। HCl ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मिलकर क्या बना देता है, कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में क्लोरीन और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। ये कैटालाइटिक, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शंस है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शंस है किसके साथ, कंपाउंड के साथ। ये था आपके पास, ये रिएक्शंस है, ये ऑक्सीजन की रिएक्शंस है, बहुत इजी रिएक्शंस है यहाँ, ठीक है। कंपटीशन में इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं से घुमा फिरा के, या बोर्ड में जो क्वेश्चन इन्हीं से घुमा फिरा के पूछ लेते हैं हमसे। तो ये एनसीईआरटी में इतनी रिएक्शंस हैं, ये सारी जो मैंने लिख दी है अभी। ये है आपके पास, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, किस मेटल नॉन मेटल के साथ क्या कंपाउंड बनाता है, कंपाउंड के साथ मिलकर कौन से दूसरे कंपाउंड जो प्रोड्यूस कर रही है आपके पास, ये करना है आपको। उसके बाद में यूजेस है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के यूजेस है कि वो कहां काम लिया जाता है। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जो है ना सिलेंडर में भरा जाता है ऑक्सीजन को, कहां काम आता है, हॉस्पिटल में काम आता है पेशेंट वगैरह को, या फिर माउंटेन के ऊपर जाते हैं, पर्वत के ऊपर जाते हैं यात्रा के लिए तो पीछे सिलेंडर बांधते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन होता है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। या फिर जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं जो पानी के अंदर जाते हैं वो भी ऑक्सीजन का सिलेंडर बांध के लेके जाते हैं अपनी पीठ के ऊपर, ठीक है। वेंटिलेटर के ऊपर जो कोई मरीज रहता है उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, ठीक है। ये है आपके पास, ये है। और क्या है, ऑक्सीजन जो है ना किसके साथ, इथाइन गैस के साथ, इथाइन के साथ ऑक्सीजन और इथाइन उसके मिक्सर को जलाया जाता है, इथाइन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, जो कि किस में काम आता है, वेल्डिंग पर्पज में काम आता है, स्टील वगैरह को बनाने में भी काम में लिया जाता है। एसिटाइलिन गैस जो है ऑक्सीजन के साथ वेल्डिंग पर्पज में भी, और मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में काम आता है, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में काम लिया जाता है एसिटाइलिन के साथ। ये है आपके पास। तो ये ऑक्सीजन के यूजेस है, ये ऑक्सीजन के यूजेस है जो आपको करने हैं यहाँ। ये काम होगा आपका ऑक्सीजन से रिलेटेड जो चीजें हमने आपको बताई है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में उसका प्रिपरेशन के मेथड है, ये आपको करना है।
इतना काम आपको करना है, ये करना ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड आंसर डेरिवेशन वो पढ़ते रहिए, देखते रहिए, इजी है, उसके बहुत इजी क्वेश्चन है, उनको भी करवा दूंगा मैं। ये है